हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। फोर क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ लिवरेज, व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये चारों क्वेश्चन जो है जिसको हम रिवाइज करेंगे ब्रीफली। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है व्हाट आर दी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी मार्केट का मतलब क्या है। देखो, जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो दैट इज फॉर दी शॉर्ट टर्म लोन्स और फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये जो मार्केट है जहां से हम शॉर्ट टर्म के लिए लैंड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर सकते हैं, और ये डील करती है नियर सब्स्टिट्यूट फॉर मनी और नियर मनी लाइक ट्रेड बिल्स, प्रोमिसरी नोट, ट्रेडी बिल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टर्म नीड्स जो है पूरी होती है, और आरबीआई जो है मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर एंड कॉल मनी। ट्रेडी बिल जो है जो कि आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको टी बिल्स भी कहा जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रेडी बिल मार्केट रेफर टू द मार्केट वेयर ट्रेडी बिल्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड। देखो, यहाँ पे जो ट्रेडी बिल है ये एक प्रोमिसरी नोट होता है, जिसको आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है, और जिसको डिस्काउंट के अंदर जो है सेल किया जाता है, और जब मेच्योरिटी होती है तो आपको इसकी जो पार वैल्यू अवेलेबल होती है। तो जो डिफरेंस होता है पार वैल्यू और जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया, वो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का। तो ये एक फाइनेंस बिल होता है, क्योंकि ये किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर नहीं होता, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारा क्लेम होता है। ये दो तरह का होता है, ऑर्डिनरी और रेगुलर, और एंड सेकेंड इज एडहॉक। ट्रेडी बिल जो है 91 डेज ट्रेडी बिल्स, इट कैन बी इशूड एट ए फिक्स्ड डिस्काउंट रेट। 182 डेज ट्रेडी बिल्स, 364 डेज ट्रेडी बिल्स। उसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल पेपर्स। देखो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर्स, तो ये बिग ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन्होंने एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट रेटिंग ले रखी है, वो ये इशू कर सकते हैं, जिनकी मिनिमम वर्किंग कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट जो है 5 करोड़ की है। तो लार्ज कंपनी एंड बिजनेस इशू प्राइमरीली, तो मतलब लार्ज जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, वो ट्रेजरी नोट इशू करते हैं ताकि अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स को पूरा कर सके। और इनकी हाई क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे कमर्शियल पेपर ये इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर जो होते हैं अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, कि यहाँ पे क्योंकि इनको हाई क्रेडिट रेटिंग देनी पड़ती है, तो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वही सिक्योरिटी होती है। कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। इसका जो फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है 7 डेज टू 270 डेज होता है, ये भी जो है डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। और इन्वेस्टर जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर इसको ट्रेड करके जो है मतलब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कॉल मनी जो है दैट इज द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट विच अलॉज फॉर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बोरो लैंड मनी एट इंटरबैंक रेट। तो यहाँ पे हम एक दिन से लेके 14, इवन कुछ घंटों के लिए भी हम बोरिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है 40 डेज के लिए हम यहाँ से बोरिंग ले सकते हैं। और ये जो ज्यादातर जो कॉल मनी मार्केट है, इसकी फैसिलिटी जो है बैंक यूज करते हैं, जो भी उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि बैंक ही पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कॉर्पोरेशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी डील करती हैं। फंड्स कैन बी बोरोड एंड रेज फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 40 डेज। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही वॉलेटाइल होता है। रेपो एंड रिवर्स रेपो जो है, रेपो जो है बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो आरबीआई से लोन वगैरह बोरिंग कर सकते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी जो है आरबीआई को सील करते हैं। रिवर्स रेपो के अंदर क्या होता है कि उल्टा होता है। यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि इसका मतलब रिवर्स रेपो का मतलब होता है कि आरबीआई जो है उनसे बोरिंग, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग करती है। So first question is done. The second question is what are the advantages of the time value of money?
मनी जो आज हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो हमने फ्यूचर में रिसीव करना है। अगर आज मैंने 1000 रिसीव किया है रेदर कि मैं उसको 1 ईयर के बाद रिसीव करूँ तो आज की डेट के अंदर उसकी वैल्यू मतलब ज़्यादा है। मनी रिसीव्ड टुडे इज़ डिफरेंट इट्स वर्थ फ्रॉम द मनी रिसीवेबल एट द सेम अदर टाइम इन द फ्यूचर कि जो पैसा हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे और जो आज रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर के अंदर हमें पैसा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। जो आज हम रिसीव करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन दी जाए कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट आइदर 2 टाइम पीरियड के अंदर हमने रिसीव करना है, तो डेफिनिटली उसके अंदर हम प्रेफ़र करेंगे जो हमें करंट डेट के अंदर मिल रहा है। Money received today is different in its worth from the money received at the same other time in the future. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आज की डेट में हमें पैसा मिल रहा है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करते हैं तो ये 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमता है जैसे इन्फ्लेशन क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन हमारी परचेज़िंग पावर को भी इम्पैक्ट करता है क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे हम मान लो ₹100 में पहले 10 चीज़ें खरीदते थे, अब हम ₹100 में 5 चीज़ें खरीदेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है, उसकी परचेज़िंग पावर कम हो जाती है। और उसी तरह अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ये पोटेंशियल बेनिफिट अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है सैक्रिफाइस की है, तो वहाँ से हमें कितनी रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। इसी तरह जब हम पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या रिस्क बेयर करें? इसकी इम्पोर्टेंस जो है देखो फ्यूचर जो होता है हमेशा सर्टेन होता है और इसके अंदर रिस्क होता है। तो हमने बेटर फाइनेंशियल डिसीजन जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए लेना है। प्रेजेंट नीड्स जो होती है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रेदर देन द फ्यूचर नीड्स। और उसी तरह मनी जो है इसकी टाइम वैल्यू भी होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इन्वेस्ट मनी रिसीव एट द अर्लीस्ट डेट एट सम इंटरेस्ट और अदरवाइज टू एनहांस द फ्यूचर अर्निंग। देखो अगर आज की डेट में हमें पैसा मिलता है तो हम उसको इन्वेस्ट करके और फर्दर एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करके हम अपनी डेट पोजीशन को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है कि जिसके द्वारा हम अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास लीवरेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लीवरेज जो है हमें वो चीज़ें हेल्प मतलब करने में हेल्प करता है जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। जैसे लीवरेज की हेल्प से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। लीवरेज का मतलब होता है कि फर्म की एबिलिटी जो कि फिक्स्ड कॉस्ट एसेट या फंड यूज करते हैं ताकि अपने शेयर होल्डर के रिटर्न को एनहांस कर सके। लीवरेज जो है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है और इसी तरह फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करता है। लीवरेज जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। ऑपरेटिंग लीवरेज है तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है अगर वहां पे फिक्स कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज अगर करता है कि देखो जब फिक्स कॉस्ट होती है तो उसको हम रिकवर कर लेते हैं एक सीमा पे जाके। तो उसके बाद जब सेल के अंदर चेंजेस आती हैं, तो हमारा जो जो सेल के अंदर चेंजेस आती हैं और जो प्रॉफिट्स के अंदर चेंजेस आती हैं, वो सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, उससे कई गुना होती हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि जब हम फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जैसे हम इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर प्लस डेट को इश्यू करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हम अपनी जो अर्निंग पर शेयर है, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। कंपोजिट लेवरेज होता है जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका कंबाइंड इफेक्ट निकाला जाता है। तो अब हम फाइनेंशियल लेवरेज को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद द इक्विटी शेयर। देखो जब हम इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर प्लस डेट इशू करते हैं या इक्विटी के साथ डेट को इशू करते हैं, तो वो फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्विटी जो है दैट इज ए बेस जिसके बेस पे हम डेट को रिलीज करते हैं। और देखो यहाँ पे जो सप्लायर ऑफ द डेट होता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलता है तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर उसकी लिमिटेड पार्टिसिपेशन होती है। और जिससे क्या होता है कि ऑनरशिप जो नंबर एक तो ऑनरशिप डिल्यूट नहीं होती, एक जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अर्निंग पर शेयर इनहांस हो जाती है। तो फाइनेंशियल लीवरेज के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जब हम इक्विटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट फंड यूज करते हैं ताकि रिटर्न जो इक्विटी शेयर को अवेलेबल है वो इंक्रीज हो जाए।
तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय चेंजेस इन अर्निंग। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है कि चेंजेस इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑन अर्निंग पर शेयर। तो देखो जब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हाई होती है तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो होते हैं चार्जेस मतलब ज्यादा होते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस ज्यादा होते हैं और फाइनेंशियल रिस्क भी इसके साथ जुड़ा होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तब बेनिफिशियल होता है कि जब हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दैट इज मोर देन दी इंटरेस्ट ऑन डेट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग लेवरेज इन डिटेल। देखो यहाँ पे जो लीवरेज है इस सेल और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जब फिक्स कॉस्ट जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है होती है तो वहां से ये ऑपरेटिंग लेवरेज पैदा होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ओवरहेड टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये ईबीआईटी जो है बड़ा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग लीवरेज एट एनी लेवल ऑफ सेल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी विल डू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसीवेबल। देखो जब एक फर्म जो है क्रेडिट पे सेल करती है उसको इमीडिएटली कैश नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि उसने क्रेडिट पे सेल किया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को हमने क्रेडिट पे सेल किया है उनसे पैसे हमने लेने हैं। तो इसको जो है ट्रेड क्रेडिट जब हम उधार पे सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करता है या बुक डेट क्रेडिट करता है। कस्टमर जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं या रिसीवेबल्स होते हैं। तो जो हमारी करंट एसेट है उसका रिसीवेबल जो होता है इन्वेंट्री के बाद सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। और उसी तरह जब हम रिसीवेबल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो देखो वहां पे कॉस्ट भी इनकर करती है, क्योंकि जो पैसा हमने रिसीवेबल मैनेजमेंट को मतलब जैसे चीजें हमने उनको दी तो वो कुछ देर के बाद पैसा मिलेगा तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमें फाइनेंसिंग भी करवानी पड़ती है और उसी के साथ ही रिस्क भी जुड़ा होता है। तो रिसीवेबल रिप्रेजेंट अमाउंट ओ टू द फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। और ये जो है फर्म का क्लेम होता है जो उसने अपने कस्टमर से जिनको क्रेडिट पे सेल किया है उनसे लेना है। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड डेटर्स, जिसके अंदर क्या होता है कि रिसीवेबल मैनेजमेंट इट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि ट्रेड डेटर्स के अंदर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें क्रेडिट देना भी पड़ता है ताकि अपनी प्रॉफिट और सेल वॉल्यूम को इनहांस कर सके। तो certain investment in receivable is necessary to increase its sale and profit, but the same time जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर कॉस्ट कंसिडरेशन भी होती है और उसी के साथ ही रिस्क ऑफ बैड डेट भी जुड़ा हुआ होता है। और जो ऑब्जेक्टिव है रिसीवेबल मैनेजमेंट का इज टू प्रमोट सेल एंड प्रॉफिट अंटिल द पॉइंट इज रीच्ड वेयर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फर्दर फंडिंग और रिसीवेबल इज लेस। देखो जहां पे हमें लगता है कि रिटर्न कम मिल रही है और ज्यादा पड़ी है तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट इसके हमारे पास कॉन्स्टेंटली जो है स्टेडी जो हमने डेटर्स को क्रेडिट पे सेल किया है हम उनसे राइट टाइम पे कलेक्ट कर सके और बैड डेट से जो लॉस होता है उसको रिड्यूस कर सके, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करे और रिसीवेबल मैनेजमेंट के द्वारा हम क्रेडिट पे सेल करके भी उतनी सीमा तक हम अपना सेल वॉल्यूम और प्रॉफिट को भी इन्हांस कर सके।